हाय फ्रेंड्स, हम एक आदमी को देखते हैं। ये एक अपने घर में एक विच को इनवाइट करता है, जो कि एक रिचुअल करने वाली थी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता। उसको पैसे का और फेम का बहुत शौक था। वो अपने घर की बेसमेंट में उस विच से एक रिचुअल करवाता है, जिससे कि वो डेविल से हेल्प मांगता है पैसे के लिए। और ये औरत कहती है, जैसी मैं कहूँगी वैसे तुम्हें करना होगा, तो देखना तुम्हारे पास कितना पैसा और फेम होगा। जो चीज़ चाहोगे तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन तुम्हें शैतान से सौदा करना होगा अपनी सोल का, और अपने बाल और थोड़े से पैसे मुझे देने होंगे, ताकि तुम्हारे साथ उसका एक वादा हो जाए कि वो तुम्हें पैसे देगा तो तुम्हारी सोल उसके ज़िम्मेदारी आ जाएगी। अब वो आदमी कहता है ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसको सिर्फ पैसा चाहिए था। पहले तो वो स्विच की हरकतों को सीरियसली नहीं ले रहा था, उसको लग रहा था शायद ये फ्रॉड ना हो। लेकिन जब वो उसको हवा में लटके हुए देखता है और रिचुअल करते हुए देखता है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि इस औरत के पास वाकई ही कोई इल्म है। और वो औरत हवा में उड़कर इसका रिचुअल कंप्लीट कर रही होती है, शैतान से बात करा रही होती है उसकी, ताकि ये आपका एक ग़ुलाम आ रहा है नया, और आपको इसको पैसा और फेम देना होगा। वो आदमी जब उस औरत को देखता है तो घुटनों के बल बैठ जाता है। उसको आइडिया हो गया था कि ये औरत बहुत पावरफुल है, और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दिलवाने में मेरी मदद कर सकती है। उसके पास सब्र और बिल्कुल भी नहीं था, उसको सिर्फ पैसा और फेम चाहिए था, जिसकी वजह से वो हर चीज़ करने के लिए तैयार था। और वहाँ रिचुअल के होते ही बारिश होने लगती है पैसों की, जिसको देखकर वो पागल हो जाता है। उसके सर हाथ में एक बकरे का सर था, जो कि एक बकरे की सूरत में वहाँ पर आ जाता है। यानी जो वो चाह रहा था चीज़ें उसके साथ हो रही थी। वो औरत उसको कहती है, जा अब तू अमीर हो गया और तेरे पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन तू याद रखी कि तूने शैतान को अपनी सोल बेची है। वो आदमी इस बात को पूरी तरीके से नहीं सुनता। जो चीज़ें वो बोल रही होती है कि तुम्हें ये करनी है और ये नहीं करनी, वो ना करते सुनते हुए वहाँ से भाग जाता है, और दरवाज़ा बेसमेंट का बंद हो जाता है। अब वो आदमी बहुत पैसे वाला और बहुत अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी प्रॉपर्टी हर जगह सबसे ज़्यादा टॉप पर थी। लेकिन उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और उसकी बड़ी बेटी एल्फी यतीम हो जाती है। लेकिन वो दूसरी शादी कर लेता है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस से, और उससे उसके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी मारिया, एक बेटा और एक छोटी बच्ची। अब यहाँ पर उसका वही पुराना घर बच जाता है, और अब उसके एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। उसकी बेटी एल्फी में अपने बाप को हॉस्पिटल में देखने जा रही थी। जैसे उसकी प्रॉपर्टी में लॉस शुरू हुआ, वो बीमार हो गया और बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया। वो अस्पताल में पड़ा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी बड़ी बेटी एल्फी उससे नहीं मिलती थी, उसकी दूसरी शादी के बाद उससे नाराज़ थी। लेकिन अब हॉस्पिटल में आ जाती है अपने बाप की आखिरी सांसों में इसको देखने के लिए। लेकिन उससे अभी भी बहुत खफा थी। वहाँ पे उसके बाकी बच्चे मौजूद थे, और उसकी दूसरी बीवी भी आने वाली थी। यहाँ पर जब उसको देखते हैं तो उसको देखा नहीं जा रहा था। उसके मुंह पे दाने थे, जिस्म पे अजीब अजीब से निशान, उसमें से स्मेल आ रही थी। उसके बच्चे जो थे उसको देख नहीं पा रहे थे। एल्फी थोड़ी देर अपने बाप के पास खड़ी तो होती है, लेकिन वो नर्सेस कहती हैं आप लोग यहाँ से निकल जाएं। कोई इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, बस ये अपनी आखिरी सांसों में है, दुआ करें इनकी जान निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और ये सब कुछ उसी चुड़ैल की वजह से हो रहा था, जो क्योंकि वो अपनी सोल तो बेच चुका था। अब यहाँ पे एल्फी अपने बाप से कुछ बात करने आती है, लेकिन वहीं पर ये अंधेरा हो जाता है, और वहाँ पर उसका सामना उसी विच से होता है, क्योंकि वो इसकी बड़ी बेटी थी। और अब उसके बाद इसने एल्फी के ऊपर ही अपने आप को ज़ाहिर करना था, ताकि उसकी सोल भी ले जा सके, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली अब शैतान की ग़ुलाम थी। और उनको पता भी नहीं था कि हमारे बाप ने क्या किया था, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हुआ। और वहाँ उस चुड़ैल ने एल्फी के ऊपर हमला किया, और एल्फी बहुत डर गई। लेकिन जब से ही लाइट वहाँ पर वापस आ जाती है, एल्फी देखती है तो आसपास कोई भी नहीं था। वो समझती है शायद ये मेरा वहम है। लेकिन अचानक उसका बाप बेड से उठ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपने होशो हवास में ही नहीं था, और ज़मीन पर जा गिरता है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, और डॉक्टर्स कहते हैं इसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब वहाँ एल्फी की दूसरी माँ आती है। वो एल्फी को कहती है कि वो घर जो तुम्हारे नाम है ना, अब तुम्हारे बाप की सिर्फ वही प्रॉपर्टी बची है, और वो बेचनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। लेकिन एल्फी वो घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें उसका चाइल्डहुड कैद था। वो अपनी माँ और बाप के साथ शुरू में उसी घर में रहती थी जहाँ पर वो रिचुअल किया था उसके बाप ने। उसके बाद से वो घर उसने बंद कर दिया था। अब यहाँ हम एल्फी को देखते हैं। वो उसी पुराने घर में आ जाती है देखने के लिए कि घर की क्या कंडीशन है। और यहाँ वो बेसमेंट वाला दरवाज़ा लॉक था, और उसके ऊपर अजीबोगरीब कागज़ लगे हुए थे। कुछ ना कुछ मंत्र लिखा हुआ था ताकि उसको सील किया जा सके। अब यहाँ एल्फी इस घर में घूम ही रही थी, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, और वो अपनी फैमिली के बारे में सोच ही रही थी। अब वहाँ घर का दरवाज़ा अचानक खुलता है, और उसकी दूसरी माँ अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो अपने बच्चों को कहती है, यहाँ पे ढूंढो, कुछ ना कुछ काम का तो मिल ही जाएगा। इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स, या तुम्हारे बाप की कोई और प्रॉपर्टी के बारे में। अब रात में हो जाती है और वो इसी घर में होते हैं। रात में खाने की तैयारी हो रही होती है, और एल्फी की अपनी माँ से बहस हो जाती है, और वो कमरे में आ जाती है उसे लड़के। अब वहाँ उसका सौतेला भाई उसके लिए खाना लेकर आता है। सिर्फ वही था जो एल्फी को बहन समझता था, और उसको वाकई अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझता था। और बाहर ये सब लोग घर के अंदर इधर उधर चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि इनको कुछ मिल जाए। अब उनकी भी नज़र बेसमेंट पे जाती है। उनको भी लगता है शायद बाप ने बेसमेंट में कुछ छुपाया होगा।
लेकिन एल्फी एक रूम में जाती है जहाँ पर उसको जादू टूने का सामान नज़र आता है। उसको समझ आ गई थी कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे बाप ने इस घर को बंद किया और वो सही नहीं था। और बाहर ये लोग उसी बेसमेंट को खोलने की तैयारी कर रहे थे। एल्फी ने क्या देखा था, इनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से एक हवा का झोंका की तरह कोई चीज़ बाहर आती है जो कि बहुत ही खौफनाक लग रही थी और सबको छूते हुए इधर उधर से निकल जाती है। अब यहाँ ये लोग ज़रा खौफज़दा तो हुए थे कि क्या हुआ, लेकिन उनको फिर भी अभी सिर्फ लालच सर पे चढ़ा हुआ था। और वहाँ उसके बाप को सबसे पहले वो जो रूह निकली थी उसके बाप को मारने के लिए उसी हॉस्पिटल में पहुँच गई। और उसके बाप को बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ ने मार दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि उसकी जान इस चीज़ से छूट जाए। अब उसके बाप के बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उसने हावी हो जाना था। अब यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी मायरा नीचे जाने की कोशिश करती है, लाइट जलाती है बेसमेंट की, लेकिन नीचे बहुत ही खौफनाक अंधेरा था। उसकी माँ कहती है तुम लोग जाओ और जाकर देखो नीचे क्या है। लेकिन इतनी ही देर में एल्फ़ी बाहर आ जाती है और एल्फ़ी आकर अपनी माँ को कहती है कि यहाँ पे नहीं जाए, बेसमेंट में कुछ बहुत गलत है, इस घर में जादू टूने का सामान पड़ा है, पता नहीं बेसमेंट में क्या हुआ होगा, हमारे बाप ने यहाँ पर क्या किया है, हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करते, जादू टूने की कोई बात उनको समझ में नहीं आती। यहाँ उसकी माँ एल्फ़ी को कह रही थी कि तुम यही चाहती हो ना कि हम भूखे मर जाएं, हमारी दुश्मन हो तुम, लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। यहीं उसकी छोटी बेटी को कोई चीज़ नज़र आती है बेसमेंट से निकलती हुई और उसकी माँ के पाँव के पास आती हुई। वो अपनी माँ को कहती है माँ पीछे देखो क्या है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात पे गौर नहीं करती और वहाँ पर नीचे कोई हाथ था जो उसकी माँ के पाँव को पकड़ के नीचे ले जाता है घसीटते हुए। वो लोग अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, एल्फी भी उनकी मदद करती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ इतनी पावरफुल थी कि उसकी माँ को खींच के बेसमेंट की तरफ ले गई। और ये लोग बाहर खड़े इंतज़ार करते रहे, चीखते रहे, अपनी माँ को बुलाते रहे, लेकिन वो अंदर से नहीं आ पा रही थी, सिर्फ उसकी चीखें आ रही थी। इनको आइडिया हो गया था कि बेसमेंट में कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। उसकी बेटी मायरा अपनी माँ को लेने के लिए जाने लचा रही थी बेसमेंट में, लेकिन उसको बहुत खौफ आ रहा था, वो अंदर जाने से डर रही थी। उसकी बहन एल्फी कहती है तुम बाहर आ जाओ, तुम अंदर मत जाओ, अभी हमारी माँ आ जाएगी बाहर। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो बहुत ही अजीब हालत में होती है, यानी वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी उसी विच के हाथों, और अपने बच्चों के ऊपर ही अटैक कर देती है, सबको ज़ख्मी कर देती है। और वो उसको बहुत मुश्किल से कहीं मार कर बेहोश करते हैं ताकि वो उससे थोड़ी देर के लिए अपनी जान छुड़वा सकें और अपनी माँ को होश में ला सकें। लेकिन वो तो होश में आ ही नहीं रही थी, उसने मायरा के हाथ पे काट लिया, जिसके हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गया गहरा। अब यहाँ पे एल्फी भी कोशिश करती है, उसके सर पे कोई चीज़ मारती है ताकि वो बेहोश हो जाए, और ऐसा ही होता है। वो अपनी बहन मायरा को बचाने के लिए अपनी माँ को हर्ट करते हैं, ताकि लेकिन फिर भी वो तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो ऊपर चढ़ जाती है दीवार के ऊपर, उनको कहती है तुम सब मरोगे, तुम्हारे बाप ने जो सौदा किया था वो तुम्हारी रूह से अदा करेगा, देख लेना तुम सब मारे जाओगे। अब यहाँ ये लोग उस बेसमेंट को बंद करते हैं बहुत मुश्किल से, और अपनी माँ उनकी माँ खिड़की से बाहर भाग जाती है। अब यहाँ मायरा के हाथ पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, और छोटी बच्ची के हाथ में एक बहुत ही अजीबोगरीब डॉल थी जिसको वो कहती है तुम कहाँ से लाई हो। ये उसी रूम से लाई थी, यानी इन सब की डॉल्स बनी हुई थी। अब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर तूफान था बहुत बुरा, गाड़ी नहीं चल सकती थी। अब यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। एल्फी कहती है मायरा की हालत बहुत ख़राब है, मुझे इसको लेकर जाना पड़ेगा किसी आसपास गांव में, कोई हेल्प लेने के लिए, शायद कोई आसपास घर हो। वो मायरा को लेकर वहाँ से निकल जाती है टॉर्च लेकर, और बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी और उनकी माँ भी यहाँ पोजेस्ड होकर जंगलों में ही घूम रही थी। मायरा एल्फी को कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और यहाँ वो अपनी माँ को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हालत में किसी जानवर को खा रही थी बैठकर। वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन एल्फी कहती है चुप कर जाओ, वो अब तुम्हारी माँ नहीं रही, वो कुछ और बन गई है। और यहाँ पर वो किस चीज़ को देखती है, मायरा एल्फी के बैग को देखती है, उसमें कुछ बैग तस्वीरें थी जो उसने फैमिली की काटी हुई थी पहले गुस्से में। उसको आइडिया नहीं था कि मायरा ये सब देख लेगी, और एल्फी से मायरा गुम जाती है। वो बीमार थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। एल्फी की माँ जब उन पर अटैक करती है तो वो इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन उसके हाथ में एक हैमर था जिससे वो खुद को बचा सकती थी। लेकिन वो यहाँ पे एल्फी को ही बुरा भला कहने लगती है कि तुम हमें पसंद नहीं करती थी, तुम हमसे नफरत करती थी, तुम्हारी ही वजह से हमारी माँ के साथ ये हुआ, तुमने तो हम पे जादू नहीं किया। वो कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ इस घर में पहले ही हुआ हुआ था। अब वो उसे डर के वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है तुमने ही मेरी माँ को पोसेस्ट किया है, तुम ही हमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो इस बात से इनकार होती है कि हमारे बाप ने कुछ किया होगा। अब घर में उसका भाई और छोटी बहन वेट कर रहे होते हैं ताकि एल्फी और मायरा वापस आए और ये लोग यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पे उसको आइडिया आता है कि वो अपनी मंगेतर को कॉल करके बुला ले ताकि वो गाड़ी पे आए और इनको यहाँ से लेकर जा सके। वो उसको कॉल करता है और वो कहती है हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, तुम लोगों के पास पहुँचने वाली हूँ। वो कहता है जल्दी आओ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और यहाँ वो भी उस किताब को देख लेता है जिसमें एल्फी ने उनसे नफरत का इजहार किया हुआ था। अब इनको आइडिया हो चुका था कि एल्फी भी कसूरवार है, लेकिन एल्फी कहती है कि मैं तुम लोगों से नफरत करती थी, लेकिन तुम लोगों को मारने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। वहाँ पर उन्हें उसी जादू वाले कमरे में एक किताब मिलती है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था, उसी रिचुअल के बारे में जो उनके बाप ने अमीर होने के लिए किया।
अब एल्फी के भाई को आइडिया हो गया था कि एल्फी सच कह रही है, ये सब कुछ हमारे पापा ने ही किया था, और वो विच की तस्वीर भी उसमें बनी होती है। वो उसके ऊपर यही लिखा हुआ था कि जो वादा तुम कर रहे हो डेविल से, वो तुम्हारी सोल के ज़रिए पूरा होगा। यानी तुम लोगों ने जो पैसा और सब कुछ लिया है, उसका बदला तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, शैतानी काम में यही होगा। अब यहाँ पर उनको समझ नहीं आती कि वो अपनी जान कैसे बचाएं, और मायरा अचानक वहाँ पर आ जाती है। अब जैसे ही वहाँ मायरा आती है, इन लोगों को आइडिया हो गया था कि मायरा अब अपनी असल हालत में वैसी नहीं रही। उसकी माँ तो पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी, और मायरा वहाँ अपने भाई की मंगेतर के ऊपर भी अटैक कर देती है गाड़ी में। उसकी छोटी बहन भी डर जाती है, वो चुड़ैल उसके ऊपर भी हावी हो रही थी क्योंकि वो कमज़ोर थी। उसका भाई वहाँ आके अपनी छोटी बहन की जान बचा लेता है उसी विच से, लेकिन वो उन दोनों को अपने आप दिखा ज़रूर देती है। उनको आइडिया हो गया था कि वो विच इस घर में ही रहती है, और वो इस घर से गई नहीं थी। यानी उसकी रूह यहाँ ट्रैप कैसे हुई, अभी इनको इस चीज़ का कुछ पता नहीं चला था। अब यहाँ पर एल्फी आ जाती है और अपने भाई को और छोटी बहन को आकर बताती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा अपने आप को बचाने के लिए। अगर हमने अपने आप को ना बचाया, उसी विच ने मेरी माँ को भी मारा था, मुझे आइडिया हो गया है। और उसको पता लग गया था कि उसी विच की वजह से मेरी माँ मरी थी बचपन में। उसको उस वक्त तो आइडिया नहीं था, और उसके हाथ में जो निशान था वो भी उसी विच का था। अब यहाँ पर उसके भाई की मंगेतर पहुँच जाती है, और मायरा उसके गाड़ी के शीशे को खड़का कर बोलती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बिठाओ और चले घर की तरफ। उसको मायरा का हालत बहुत ही अजीब लग रही थी। उसको लग रहा था मायरा पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुकी है, क्योंकि उसके हाथ में हैमर था जो उसने पीछे छुपाया हुआ था। वो उसको कहती है, रुको मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर लूँ, तुम्हारे भाई को, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन वो डर गई थी, उसको आइडिया हो चुका था। और इतने में ही मायरा उसके ऊपर अटैक कर देती है उसी हैमर से, और उसका सर फाड़ देती है और उसको ज़ख्मी कर देती है और मार देती है, और घर वापस आ जाती है। घर आकर वो ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन एल्फी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मायरा घर आती है तो उसको आइडिया हो गया था कि इस घर में वही विच घूम रही है, और वो डेविल का पूरा राज हो चुका है। अब वो उस बेसमेंट में जाती है। उसको आइडिया हो गया था कि मुझे क्या करना है। यहाँ इन सब की पपेट्स बने हुए थे, यानी इन सब की बारी थी बारी बारी। लेकिन वो शैतान को अपनी सोल्स बेच देती है, जैसे उसके बाप ने किया था। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बहन भाइयों की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। वो अपनी डॉल उस चेन में से निकाल लेती है और बाकी तीनों बहन भाई के बीच में रहने देती है। वो शैतान को कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे और मुझे भी अमीर पैसे वाला कर दोगे। वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने तीनों बहन भाइयों की सोल को मुझे देना होगा। अब वो बाहर आती है और ऐसे नॉर्मली एक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं या उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब वो अपने भाई को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, जहाँ एल्फिस को कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, मायरा बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर रही। लेकिन उसका भाई कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मंगेतर अभी तक पहुँची ही नहीं, उसने गाड़ी लेकर आना था। वैसे तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एल्फी कहती है, मायरा बहुत अजीब हरकतें कर रही है, वो भी पोजेस हो चुकी है तुम्हारी माँ की तरह। तुम भूल चुके हो तुम्हारी माँ की क्या हालत थी। और यहाँ मायरा, जैसा एल्फी ने कहा था, वाकई पोजेस हो चुकी थी, उस विच के अंडर थी। और वो अपने भाई को भी कहती है कि तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ तो हम इन दोनों की कुर्बानी देके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसका भाई इस चीज़ पे इनकारी था। वह एल्फी के साथ राज़ी था रहने को, लेकिन अपनी बहन मायरा के साथ नहीं। मायरा एल्फी को कसूरवार ठहराती है, कहती सारा कसूर इसका है, सब कुछ इसने किया है, कोई विच नहीं है। लेकिन उसका भाई मायरा पे अटैक कर देता है, कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही बुरी हो, तुमने ही कुछ किया और तुम पोसेसिव उस विच के अंडर, एल्फी नहीं। और यहाँ पर वो अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो कहती है, अगर हम दोनों मिल जाएं और इन दोनों बहनों की बलि दे दें तो हम बच सकते हैं, शैतान हमें माफ़ कर देगा और जो हम चाहेंगे हमें देगा। लेकिन उसका भाई कहता है, वो शैतान है, वो कभी हमें कुछ नहीं देगा, वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। वो अगर हमें कुछ देगा तो उससे ज़्यादा हमसे वापस लेगा, जैसे हमारे बाप के साथ उसने किया। हम सबकी सोल भी उसने खरीद ली। लेकिन यहाँ पर उसकी डॉल अपने भाई के हाथ में थी। वो उसकी डॉल को तोड़ने लगती है और उसके भाई के हाथ पैर भी टूटने लगते हैं। वो समझ गई थी कि इसने मेरे साथ नहीं मिलना और इसने एल्फी का साथ देना है। तो वो अपने भाई को बहुत ब्रूटली मार देती है, उसकी गर्दन उतार कर, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये मेरे साथ नहीं मिलेगा और ये शैतान के साथ नहीं देगा। और शैतान को खुश करने के लिए वो अपने भाई को कुर्बान कर देती है। अब यहाँ सिर्फ एल्फी और छोटी बहन ही बची थी, और मायरा, जो कि पूरी तरीके से पोजेस थी। वो इस घर में इधर उधर घूम रही थी, और यहाँ पर वो पटक के एल्फी को नीचे बेसमेंट में मारती है। और यहाँ एल्फी को सारा फ्लैश बैक नज़र आता है कि यहाँ बेसमेंट में क्या हुआ था। उसको आइडिया हो गया था कि उस विच ने उसके बाप को बुला के उसकी बहन एल्फी के, यानी एल्फी के बाल मांगे थे ताकि वो एल्फी के ऊपर अब रिचुअल कर सके। लेकिन उसके भाई बाप ने किसी और के बाल दे दिए। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी वो उसका बाप बुरा नहीं था, उसने अपनी बेटी के बाल नहीं दिए। और उस आइडिया विच को हो जाता है। और विच अब कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम अपनी बेटी के बाल नहीं किसी और के बाल ले आए हो। और यहाँ पर वो उसके बाल उतार के अपने हाथ पे रख लेती है और अपने मुंह में डाल लेती है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ गया था। समझ गई थी कि इस आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और अब मैं इसे बदला लूँगी। और वो उसको मार देता है ताकि वो मेरी बेटी को नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन मरते मरते वो उसके बाल अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे उसके पेट में उसके बाल चले गए थे, इसलिए उसकी पूरी फैमिली के पीछे वो पड़ गई थी और उसकी सारी नस्ल को पोजेस करना चाहती थी।
अब यहाँ पर आदमी उसको मार के दफना के यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो विच जो आखिरी कर्स उसको देकर गई है वो इतने आराम से पूरा नहीं होगा। अब यहाँ मायरा आ जाती है और एल्फी को कहती है, तुम सब कुछ तो देख चुकी हो, तुम्हें आइडिया होगा तुम्हारे बाप ने क्या किया था। तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और एल्फी यहाँ पे समझ गई थी कि उसके बाप ने उसको बचाने के लिए किया। अब वो उसको डॉल को देख लेती है जो मायरा के कपड़ों के साथ लटकी थी। उसको समझ आ गया था अगर मायरा से जान छुड़ानी है तो मायरा की डॉल को तोड़ना होगा या जलाना होगा। वो बहाने से उसको इधर बुलाती है अपने करीब, उसको गुस्सा दिलाती है और उसकी डॉल पकड़ लेती है और उसकी डॉल को आग में गिरा देती है ताकि वो मर जाए जलकर। और ऐसा ही होता है। उसको कहती है, देखो बेवकूफ़, तुम इधर आ गई थी, तुम्हारी डॉल मैंने पकड़ ली। और वहाँ पर मायरा को आग लग जाती है क्योंकि उसकी डॉल जल गई थी। अब यहाँ पे एल्फी उठती है अपने आप को छुड़ाने के लिए क्योंकि उसको पता था कि उसके इस विच के पेट में से बाल निकालने होंगे। वो ऐसा ही करने लगती है। उसको खंजर नज़र आ गया था, उसको आइडिया हो गया था कि विच का बॉडी करीब ही है। लेकिन इतने में ही वो देखती है कि वो विच अभी भी वहाँ पर उनके ऊपर हावी हो जाती है और उसको पकड़ के अपनी ग्रेव में नीचे ले जाती है। लेकिन एल्फी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसको अपने आप को और अपनी छोटी बहन को वहाँ से बचाना था। वो समझ गई थी कि उसके बाप ने उसको बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और वो इतने आराम से अपनी जान को वहाँ पर गंवाएगी नहीं। अब वो विच के बाल उसके ऊपर पूरी तरीके से लपेटे जा रहे थे क्योंकि विच उसको मारना चाह रही थी। लेकिन उसकी छोटी बहन वहाँ आके उसको बचा लेती है। वो कहती है, अब आप ही मेरी फैमिली है एल्फी बाजी। और वो उसको बचा कर वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि उसने विच के पेट से बाल निकाल के जला दिए। और यहाँ पर वो कर्ज टूट गया और ये दोनों की जान बच गई। यहाँ पर वो दोनों घर से बाहर आती हैं और सुकून का सांस लेती हैं। अब पूरी फैमिली में सिर्फ ये दोनों ही बची थी। अब ये दोनों एक दूसरे का सहारा थी। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।